वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों तक अपनी चर्चा को पूरा कर लिया था और इस क्लास में हम प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति के साथ अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए प्रावधान करता है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड shall be exercised by him either directly or through an officer subordinate to him in accordance with the constitution। यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब इस बात का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है कि इंडिया एक फेडरेशन है, यानी कि भारत एक संघ है, भारत एक संघात्मक देश है। ओके, संघात्मक देश में क्या होता है कि सरकार के दो स्तर होते हैं, दो लेवल्स पर सरकार होती है, गवर्नमेंट दो स्तरों पे होती है। तो सबसे पहली कौन सी सरकार होती है? केंद्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरे स्तर पर कौन सी सरकार होती है? दूसरे लेवल पर कौन सी सरकार होती है? स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार। ओके, केंद्र में केंद्र सरकार होती है और हर राज्य की अपनी एक राज्य सरकार होती है। अब फ्रेंड्स, ये जो केंद्र सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं या फिर संघ सरकार भी कह सकते हैं। तो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट या संघ सरकार भी कह सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि सरकार के पास या राज्य के पास तीन तरह की शक्तियां होती हैं: लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स और जुडिशियल पावर्स, यानी कि विधि बनाने की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति। तो अब अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है, वो किसके पास होगी? वो किस में निहित होगी? वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ओके, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रभारी अधिकारी होता है, या फिर हम सीधी भाषा में कहें तो इस बात का मतलब यह है कि अनुच्छेद 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसको दे देता है? राष्ट्रपति को दे देता है। तो यूनियन की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसके पास हैं? प्रेसिडेंट के पास हैं। संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आर्टिकल 53 आगे कहता है कि अब राष्ट्रपति चाहे तो इन शक्तियों का स्वयं प्रयोग करे, और यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी इसका प्रयोग कर सकता है। अधीनस्थ अधिकारी यानी कि एक ऐसा अधिकारी जो राष्ट्रपति से छोटा हो, यानी कि चाहे तो राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करे, या फिर यदि वो चाहे तो वो अपने से किसी छोटे अधिकारी द्वारा भी इन शक्तियों का प्रयोग करवा सकता है। यह कहता है आर्टिकल 53। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन as well as the highest constitutional functionary in the country। यानी कि राष्ट्रपति संघ का कार्यकारी प्रमुख होने के साथ साथ देश का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी होता है। अब इस बात का क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट यूनियन का एग्जीक्यूटिव हेड है, यानी कि राष्ट्रपति संघ का कार्यकारी प्रमुख है। इस बात का ये मतलब है कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित हैं? वो राष्ट्रपति में निहित हैं। संघ सरकार का सबसे बड़ा जो अधिकारी है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर है, वो कौन है? वो प्रेसिडेंट है, यानी कि राष्ट्रपति है। उसके बाद इस बात का क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है कंट्री में, यानी कि राष्ट्रपति देश में सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी है। इस बात का यह मतलब है कि राष्ट्रपति अकेला संघ सरकार का ही नहीं, वरन संपूर्ण देश का सबसे बड़ा अधिकार ही है।
राष्ट्रपति संपूर्ण देश का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकारी है। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। ओके, उसके बाद ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 53, यानी कि अनुच्छेद 53 के कारण संघ कार्यकारिणी के सभी कार्यकारी निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। ओके, सो अनुच्छेद 53 क्या कहता है? सो अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो चूंकि संघ की सारी कार्यपालिका शक्तियां यानी कि यूनियन की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति में निहित हैं, इस कारण से संघ सरकार के जितने भी कार्यकारी निर्णय होते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? तो जैसे कि मान के चलिए कि यदि कोई अंतरराष्ट्रीय संधि की जानी है, ओके, कोई इंटरनेशनल ट्रिटी की जानी है, तो ये अंतरराष्ट्रीय संधि किसके नाम पर की जाएगी? ये राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी। यानी कि इस इंटरनेशनल ट्रिटी या अंतरराष्ट्रीय संधि पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद मान के चलिए कि यदि किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा की जानी है, तो यानी कि वॉर डिक्लेयर किया जाना है, तो ये कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। मान के चलिए यदि किसी देश के साथ जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, उस देश के साथ पीस डिक्लेयर किया जाना है, यानी कि शांति डिक्लेयर की जानी है, तो ये कौन करेगा? इसकी घोषणा राष्ट्रपति करेगा। यानी कि संघ के जितने भी कार्यकारी निर्णय होते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं, वो या तो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं या उन्हें राष्ट्रपति लेता है। उसके बाद फ्रेंड्स, ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है। ओके, तो इस बात का क्या मतलब है? तो जैसे कि हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं, लेकिन भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का फर्स्ट सिटीजन कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसके अलावा संघ के जितने भी रक्षा बल हैं, यानी कि यूनियन की जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इन सभी का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इनका सर्वोच्च कमांडर यानी कि इनका सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, द एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट आर टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यकारिणी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर कर सकता है, यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर कर सकता है। तो क्या मतलब हुआ उस बात का? तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देके इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि, यदि कोई इंटरनेशनल ट्रिटी की जानी हो, यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि की जानी हो, तो ये कौन करेगा? ये राष्ट्रपति करेगा। ये राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी, यानी कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय संधि को, इंटरनेशनल ट्रिटी को सिर्फ और सिर्फ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कर सकता है, यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर कर सकता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति यदि किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा की जानी है, तो ये कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा स्वयं नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे मंत्री परिषद की सलाह चाहिए। तो जब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा कि युद्ध की घोषणा कर दीजिए, तब राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करेगा। उसके अलावा यदि किसी देश के साथ जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, उस देश के साथ शांति डिक्लेयर की जानी है, पीस डिक्लेयर किया जाना है, तो शांति की घोषणा करेगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर करेगा? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। यानी कि जब तक केंद्रीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति को यह सलाह नहीं दे देते कि आप युद्ध की घोषणा कीजिए, तब तक राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि भले ही केंद्र की समस्त शक्तियां, समस्त कार्यकारिणी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जो है वो
केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। बिना उनकी सलाह के वो अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। तो इस बात का क्या मतलब है? सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे संसद के यानी कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, 2 सदन होते हैं। कौन से हैं वो 2 हाउसेस? लोकसभा और राज्यसभा। और यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो या फिर वो राज्यसभा का सदस्य हो तो वो संसद का सदस्य कहलाता है, यानी कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है। अब राष्ट्रपति जो है वो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही वो राज्यसभा का सदस्य है, और इस वजह से वो संसद का सदस्य नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति भले ही संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग है, यानी कि इंटीग्रल पार्ट है। तो हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि 2 हाउसेस होते हैं। लेकिन हमारे पार्लियामेंट के संसद के 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। और कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? तो पहला पार्ट है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा पार्ट है प्रेसिडेंट। यानी कि पहला अंग है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। ओके, इस बात का ये मतलब है कि राष्ट्रपति भले ही संसद का सदस्य नहीं है लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अब यहाँ पर कुछ छात्र सवाल पूछेंगे कि सर, राष्ट्रपति किस प्रकार से संसद का अंग है, यानी कि प्रेसिडेंट किस प्रकार से पार्लियामेंट का पार्ट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कानून किस तरह से बनते हैं, यानी कि कोई भी विधेयक कानून किस प्रकार से बनता है, कोई भी विधेयक अधिनियम में किस प्रकार से परिवर्तित होता है, यानी कि कोई भी बिल एक एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो बिल बनाने की क्या प्रक्रिया है कि मान के चलिए लोकसभा में कोई विधेयक पेश किया गया, तो सबसे पहले लोकसभा उस विधेयक को पास करेगी, यानी कि लोकसभा उस बिल को पास करेगी। उसके बाद वो बिल राज्यसभा में जाएगा, तो उसके बाद राज्यसभा उस बिल को पास करेगी। और यदि वह बिल राज्यसभा में पास हो जाता है तो अब उस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के या उनके एसेंट की आवश्यकता होती है। ओके, और जब तक राष्ट्रपति उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, यानी कि जब तक वो उस बिल को अपनी तरफ से अप्रूव नहीं कर देते, हामी नहीं भर देते, तब तक वो बिल ही रहेगा, वो एक्ट नहीं बनेगा, यानी कि तब तक वो विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। यानी कि किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए, यानी कि किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए यह परम आवश्यक है कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करें। और जब तक राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक वो पारित नहीं होता है और अधिनियम नहीं बनता है। यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की एक बहुत अहम भूमिका होती है। इस कारण से राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग कहलाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आर्टिकल 54, यानी कि अनुच्छेद 54। आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 बात करता है। क्या कहता है आर्टिकल 54, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है फ्रेंड्स कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब प्रत्यक्ष चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि लोग खुद वोट देते हैं, यानी कि सीधे तौर पे लोग वोट देते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में लोग वोट नहीं देते, लोग मत नहीं देते, बल्कि जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, वो वोट देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भारत की जनता वोट नहीं देती, भारत की जो आम लोग हैं वो वोट नहीं देते, बल्कि जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स वोट देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, तो फिर अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति को वोट देता कौन है। ओके, तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, यानी कि निर्वाचक मंडल के बारे में। तो निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज से मतलब है कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे संसद के 2 सदन हैं, हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब संसद के इन दोनों ही सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, यानी कि मनोनीत सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यदि हम राज्यसभा की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में 233 सदस्य ऐसे होते हैं जो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत होते हैं, यानी कि 233 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। तब राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ ये जो 233 सदस्य हैं जो कि निर्वाचित हैं वो ही वोट देंगे, जो 12 मनोनीत सदस्य हैं वो वोट नहीं देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो जैसे कि हमारे पूरे देश के लिए कानून बनाने के लिए संसद होती है, वैसे ही राज्य के लिए कानून बनाने के लिए राज्य विधानसभा होती है। तो हर राज्य के पास अपनी एक विधानसभा होती है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि उस राज्य के लिए कानून बनाती है। अब जैसे कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य थे, यानी कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, वैसे ही जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, यानी कि राज्य की विधानसभाएं हैं, इनमें भी मनोनीत और निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो अब राज्य विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, केवल वे सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य ये दोनों ही संसद सदस्य हैं और इनको सांसद बोला जाता है। तो अब जब भी मुझे संसद का सदस्य कहना होगा तो मैं सांसद वर्ड का यूज करूंगा, सांसद या फिर एमपी। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो या तो मैं सांसद बोलूंगा या मैं एमपी बोलूंगा। तो आप समझ जाइएगा कि मैं संसद के सदस्य की बात कर रहा हूं, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों की बात कर रहा हूं। और जो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं उनको एमएलए या फिर विधायक बोला जाता है। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब भी मैं एमएलए या विधायक बोलूं तो आप समझ जाएं कि मैं राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के बारे में बात कर रहा हूं। अब फ्रेंड्स, स्टेट इंक्लूड्स एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पौंडीचेरी, यानी कि राज्य शब्द में दिल्ली और पौंडीचेरी भी शामिल हैं। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि चूंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पर जो राज्य शब्द है या फिर स्टेट शब्द है, इसमें 2 यूनियन टेरिटरीज भी शामिल हैं, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं, यानी कि इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के जो विधायक हैं, यानी कि इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, यानी कि निर्वाचित विधायक हैं, वो भी वोट देंगे। ओके, सो दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। ओके, और इसको कब जोड़ा गया था? इसको 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 यानी कि 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों ने, यानी कि इन दोनों ही यूनियन टेरिटरीज ने 1997 में सबसे पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 क्या कहता है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित किया जाता है, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होती है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले, स्टेट्स एंड पार्लियामेंट आर इक्वली रिप्रेजेंटेड इन इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि संसद
और राज्यों का निर्वाचक मंडल में समान प्रतिनिधित्व होता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि एक हाथ पर संसद और दूसरे हाथ पर भारत में जितने भी राज्य हैं वो राज्य। ओके, संसद और राज्य, इनको राष्ट्रपति के चुनाव में समान महत्व दिया जाता है। यानी कि जितनी वोट वैल्यू, यानी कि वोट की वैल्यू, यानी कि जितना वोट का मूल्य संसद का होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, उतना ही वोट का मूल्य सभी राज्यों का होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आप इस बात को ऐसे समझें, साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, कि एक हाथ पर संसद और दूसरे हाथ पर भारत के सभी राज्यों को, जिसमें कि 2 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। तो एक हाथ पर संसद और दूसरे हाथ पर भारत के सभी राज्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में समान महत्व दिया जाता है। यानी कि ना तो संसद का महत्व राज्यों से कम है और ना ही राज्यों का महत्व संसद से कम है। तो जितना महत्व संसद को दिया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, बिल्कुल उतना ही महत्व सभी राज्यों को दिया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। यानी कि दोनों की समान भूमिका होती है, समान महत्व होता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। अब इस बात को कुछ छात्र अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। So friends, president is elected by a system of proportional representation through single transferable vote by secret ballot। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है। ओके, अब फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से सिस्टम के द्वारा होता है, किस पद्धति के द्वारा होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है। ओके, उसके बाद राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मत द्वारा कराया जाता है। फ्रेंड्स, अब हमें यह समझना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मत का क्या मतलब होता है। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को समझ लेंगे तो हम राष्ट्रपति के चुनाव को भी अच्छे से समझ लेंगे। आइए एक एक करके इन दोनों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है या अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, ओके, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो इसके वास्तविक अर्थ से भिन्न होता है। यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मीनिंग होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मीनिंग होता है, वो इसके वास्तविक मीनिंग से, वो इसके वास्तविक अर्थ से थोड़ा भिन्न होता है। तो हमें यहाँ इस बात को समझना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड in the electoral college of president in proportion of the population of the respective states as per 1971 census figures। यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व संबंधित राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किया जाता है। ओके, क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब है कि सभी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, वो उन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है फ्रेंड्स कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या अधिक है, किसी स्टेट की पॉपुलेशन अधिक है, तो उस स्टेट को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ओके, और यदि किसी राज्य की जनसंख्या कम है, किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है, तो उस स्टेट को, उस राज्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कम प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो यदि इस बात को मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो आप इसको इस प्रकार से समझें कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या अधिक होती है तो उसे राष्ट्रपति के चुनाव में अधिक महत्व दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और यदि किसी राज्य की जनसंख्या कम होती है तो उसे राष्ट्रपति के चुनाव में कम महत्व दिया जाता है, कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है।
यानी कि अधिक जनसंख्या तो अधिक महत्व और कम जनसंख्या तो कम महत्व। अब फ्रेंड्स, इस बात को मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, बहुत सारे राज्य हैं। सो यहाँ पर हम किसी भी राज्य का नाम नहीं लेंगे, यहाँ पर हम हाइपोथेटिकल राज्य को इमेजिन करते हैं। तो मान के चलिए दो राज्य हैं, पहला राज्य है स्टेट ए और दूसरा राज्य है स्टेट बी, यानी कि राज्य ए और राज्य बी। अब फ्रेंड्स, राज्य ए की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ है और राज्य बी की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ है। ओके, सो अब आप इस बात को सीधी तरह से समझ सकते हैं कि राज्य बी की जनसंख्या राज्य ए की जनसंख्या से 2 गुनी है। राज्य बी की जनसंख्या राज्य ए की जनसंख्या से डबल है। क्यों? क्योंकि राज्य ए की जनसंख्या है 1 करोड़ और राज्य बी की जनसंख्या है 2 करोड़। ओके, सो फ्रेंड्स, अब यदि राज्य ए स्टेट ए राष्ट्रपति के चुनाव में 10,000 वोट देगा तो राज्य बी यानी कि स्टेट बी राष्ट्रपति के चुनाव में 20,000 वोट देगा। ओके, सो यदि राज्य ए जो है वो 10,000 वोट देगा तो राज्य बी कितने वोट देगा? 20,000 वोट देगा। सो इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का ये मतलब है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या किसी दूसरे राज्य से, जैसे कि यहाँ पर राज्य बी की जो जनसंख्या थी वो राज्य ए की जनसंख्या से 2 गुनी थी, तो अब राज्य बी राज्य ए की कंपैरिजन में, राज्य ए की तुलना में 2 गुने वोट देगा। यानी कि किसको इंपॉर्टेंस जहाँ पर ज़्यादा दी गई? राज्य बी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। ओके, सो इस बात का सीधा मतलब ये है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, वो ज़्यादा वोट देगा, और किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो उसको कम महत्व दिया जाएगा, वो कम वोट देगा। उसके बाद फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 सेंसस के फिगर्स को यूज़ किया जाता है, यानी कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों को यूज़ किया जाता है। ओके, अब ऐसा क्यों किया जाता है? सो फ्रेंड्स, इस दौरान क्या हुआ था कि देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट हुआ था, यानी कि जनसंख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स और कुछ सरकार द्वारा उठाए हुए कदमों के कारण साउथ इंडियन स्टेट्स जो थे उन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया। यानी कि जितने भी दक्षिण भारत के राज्य थे, अब वो क्या कारण थे कि उन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, तो यहाँ हम उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ आप बस इतना समझिए कि इस दौरान क्या हो रहा था कि देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे यानी कि दक्षिण भारत के राज्य थे, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना, कम करना शुरू कर दिया। लेकिन जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स थे यानी कि उत्तर भारत के राज्य थे, उन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को नियंत्रित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए और उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण जो दक्षिण भारत के राज्य थे उनका जो इम्पोर्टेंस था, उनका जो महत्व था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, वो लगातार घट रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी जनसंख्या घट रही थी। और जो उत्तर भारत के राज्य थे उनका महत्व राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल में लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ रही थी। अब दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत अच्छा कार्य किया और उनको उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ रही थी, यानी कि उनको उसके लिए एक तरह से सजा मिल रही थी। और उत्तर भारत के राज्यों ने कुछ भी नहीं किया और इसके लिए उनको पुरस्कार मिल रहा था। तो ये बात गलत थी। तो इस बात का अनुमान लगाया गया कि 2026 तक उत्तर भारत के राज्य भी, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स भी जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएंगे और तब तक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी होती है, यानी कि एक विधायक के वोट का मूल्य कितना होता है। विधायक यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य, यानी कि राज्य विधानसभा का सदस्य, और यहाँ पर हम इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि निर्वाचित सदस्यों की बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि जब हम डायरेक्ट इलेक्शंस की बात करें,
प्रत्यक्ष चुनाव की बात करें, जैसे कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो जब आप लोकसभा के चुनाव के लिए वोट देते हैं तो वहां पर एक वोट की एक वैल्यू होती है, यानी कि एक मत का, एक वोट का एक मूल्य होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक विधायक या एक सांसद के वोट का कई गुना मूल्य होता है, उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि एक विधायक का वोट वैल्यू, यानी कि एक विधायक के वोट का मूल्य क्या होता है। इसके लिए फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले राज्य की कुल जनसंख्या लिख देनी है। जिस भी राज्य के विधायक के वोट का मूल्य आप निकालना चाहते हैं, तो आपको उस राज्य की कुल जनसंख्या लिख देनी है, और इस जनसंख्या को आपको किससे डिवाइड करना है, उस राज्य की विधानसभा में जितने भी निर्वाचित विधायक हों उन विधायकों की कुल संख्या से, और फिर इस अंक को आपको गुणा करना है 1/1000 से। तो आइए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को हम और आसान बनाते हैं ताकि सभी विद्यार्थी इसको बड़ी आसानी से समझ सकें। फ्रेंड्स, हम मान के चलते हैं कोई एक स्टेट है, राज्य है, उस राज्य का नाम है स्टेट ए, या कोई भी स्टेट मान लेते हैं, स्टेट ए उस राज्य का नाम है। तो जो स्टेट ए है, मान के चलिए उसकी जो पॉपुलेशन है, यानी कि उसकी जो जनसंख्या है, यहाँ पर आप लोग फ्रेंड्स स्क्रीन पर देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं लेज़र पॉइंटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जो भी चीज़ बोलूँगा उसकी तरफ मैं लेज़र पॉइंटर से पॉइंट आउट करूँगा, तो आप लोग कृपया करके स्क्रीन पर देखें। तो अभी मैं स्क्रीन पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जैसे कि पॉपुलेशन पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मान के चलिए कि जो राज्य ए है, यानी कि स्टेट ए है, उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो जनसंख्या है वो है 200 लाख। तो 200 लाख बोलने हैं या 2 करोड़ बोलने हैं, तो यहाँ पर मैंने सहूलियत के हिसाब से 200 लाख लिख लिया है। तो राज्य ए की जो जनसंख्या है वो है 200 लाख, यानी कि 200 लाख लोग या 2 करोड़ लोग राज्य ए में निवास करते हैं। अब राज्य ए की जो विधानसभा है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इसमें जितने निर्वाचित विधायक हैं, यानी कि इलेक्टेड एमएलएज हैं, उनकी संख्या है 100। तो इसमें 100 निर्वाचित विधायक हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जनसंख्या को डिवाइड करना है निर्वाचित विधायकों की संख्या से। ओके, तो यहाँ पे 200 लाख था, तो हम 200 लाख को डिवाइड करेंगे 100 से। अब जब आप 200 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, और कितना बचेगा, 2 लाख। तो इसको जब हमने सॉल्व किया 200 लाख बटे 100 को, तो हमारा आंसर कितना आया, 2 लाख। अब इस 2 लाख को हमें गुणा करना है 1/1000 से। तो जब आप 2 लाख को 1/1000 से गुणा करेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप 2 लाख को 1000 से 2 लाख को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा, 200। ओके, तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 200। तो इस बात का मतलब है कि जो स्टेट ए है, जो राज्य ए है, उसके एक विधायक का जो वोट का मूल्य है वो है 200। ओके, सो यहाँ पर एक विधायक के वोट का मूल्य 1 नहीं है, यहाँ पर एक विधायक के वोट का मूल्य 200 है, 200 है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से उदाहरण के थ्रू इस बात को समझा पाया हूँ कि एक विधायक के वोट का मूल्य कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए अब देखते हैं कि व्हाट इज द वोट वैल्यू ऑफ 1 MP, यानी कि एक सांसद के वोट का मूल्य कितना होता है। तो सांसद यानी कि जो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो, तो उनको हम सांसद कहते हैं, यानी कि जो संसद के सदस्य हैं। तो यहाँ पर हम निर्वाचित सदस्यों की बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक सांसद के वोट का मूल्य कैसे निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट द टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स बी एक्स, यानी कि मान लेते हैं कि सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के वोट का कुल मूल्य है एक्स। ओके, तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि भारत में जितने भी राज्य हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी को मिला के, तो भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में विधानसभा होगी, और उन विधानसभा में जितने भी निर्वाचित विधायक हैं, ओके, उन सभी निर्वाचित विधायकों के वोट का कुल मूल्य कितना है, एक्स है। ओके, अब यदि किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सभी को इस बात को सिखा दिया है कि एक विधायक के
वोट का मूल्य कैसे निकालते हैं। ओके, सो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अब यहाँ पर हम मध्य प्रदेश राज्य का एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपको इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, अब इस बात को आप लोग भली भांति अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि एक राज्य के एक विधायक का वोट का मूल्य कैसे निकालते हैं। तो मान के चलिए मध्य प्रदेश के एक निर्वाचित विधायक, ओके, मध्य प्रदेश विधानसभा के एक निर्वाचित विधायक के वोट का मूल्य है 300। ओके, सो हम इस बात को मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के एक विधायक का जो वोट का मूल्य है वो कितना है, 300 है। अब फ्रेंड्स अब ये एक विधायक के वोट का मूल्य है, तो यदि अब आपको 2 विधायकों के वोट का मूल्य निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इस अंक को 2 से गुणा करना होगा। अब यदि आपको 5 विधायकों के वोट का मूल्य चाहिए तो आपको इसको 5 से गुणा करना होगा। बिल्कुल उसी प्रकार यदि आपको 100 विधायकों के वोट का मूल्य चाहिए तो आपको इस अंक को 100 से गुणा करना होगा। अब मान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, यानी कि मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें कुल 230 इलेक्टेड एमएलएज हैं, यानी कि 230 निर्वाचित विधायक हैं। तो अब यदि हमें 230 निर्वाचित विधायकों के वोट का वैल्यू चाहिए, वोट का मूल्य चाहिए, तो हमें 300 को किससे गुणा करना होगा, 230 से। तो जब आप 300 को 230 से गुणा करेंगे तो 23 3 जा 69, तो आंसर कितना आ जाएगा, 69,000। यानी कि मध्य प्रदेश के सभी निर्वाचित विधायकों के वोट का कुल मूल्य कितना निकल के आया, 69,000। ओके, अब हम 1000 को के भी लिख देते हैं, तो इसे 69,000 को मैं लिख देता हूँ 69K। सो 69,000 या 69K का मतलब एक बात है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि मध्य प्रदेश में जितने भी निर्वाचित विधायक हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में जितने भी निर्वाचित विधायक हैं, उन सभी के वोट का कुल मूल्य निकाल लिया। यानी कि अब आप इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ गए होंगे कि किसी भी एक राज्य के सभी निर्वाचित विधायकों के वोट का कुल मूल्य कैसे निकालना है। तो 69,000 हो गया मध्य प्रदेश के सभी निर्वाचित विधायकों के वोट का कुल मूल्य। अब मान के चलिए बिल्कुल उसी प्रकार आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जितने भी निर्वाचित विधायक हैं उनके वोट का कुल मूल्य निकाला और वो निकल के आया 80,000। ओके, और बिल्कुल उसी प्रकार मान के चलिए तेलंगाना के लिए ये संख्या है 40,000। ओके, उसके बाद मान के चलिए कि राजस्थान के लिए ये संख्या निकल के आई 60,000। उसके बाद मान के चलिए कि गुजरात के विधानसभा के जितने भी निर्वाचित विधायक हैं उन सभी विधायकों के वोट का कुल मूल्य निकल के आता है 55,000। ओके, सो इस तरह से हम सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित विधायकों के वोट का कुल मूल्य निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी। तो हम फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, सभी के सभी राज्यों के विधानसभा के विधायकों के वोट का कुल मूल्य निकाल लेंगे। ओके, और इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी भी शामिल होंगे। तो जब आप और उसके बाद आपको क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है। तो मान के चलिए आपने इन सबको प्लस किया और आपका नंबर आया 20 लाख। तो 20 लाख है एक्स की वैल्यू। ओके, सो एक्स की वैल्यू कितनी है, 20 लाख। तो अब मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप इस बात को समझ गए होंगे बड़ी आसानी से कि एक्स की वैल्यू किस प्रकार से निकालनी है। सो आइए अब अपने ओरिजिनल प्रश्न की तरफ मुड़ते हैं, जो कि था कि एक निर्वाचित सांसद के वोट का मूल्य कितना होता है। सो अब हम इस बात को सीख चुके हैं कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो एक इलेक्टेड एमपी की वोट वैल्यू होती है, एक निर्वाचित सांसद के वोट का मूल्य होता है एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज। यानी कि आपको इस संख्या x को डिवाइड करना है निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या से। ओके, सो x को आपको किससे डिवाइड करना है, निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या से, और आपको एक सांसद के वोट का मूल्य पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, लोकसभा में कितने निर्वाचित सांसद होते हैं? सो लोकसभा में 543 निर्वाचित सांसद होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार राज्यसभा में कुल कितने निर्वाचित सांसद होते हैं, यानी कि कितने इलेक्टेड एमपीज होते हैं? तो राज्यसभा में कुल 233 यानी कि 233 निर्वाचित सांसद होते हैं। तो जब आप 543 और 233 को जोड़ेंगे तो नंबर आएगा 776। ओके, सो संसद यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो संसद में
कुल निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या कितनी हो गई? 776। यानी कि जब आप इस नंबर x को 776 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक निर्वाचित सांसद के वोट का मूल्य पता चल जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स ये जो संख्या है यानी कि x बटे निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या, ओके, यानी कि x अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। सो फ्रेंड्स, अब जैसे कि हमने इस बात को निकाल लिया था कि जो निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या कितनी है। सो लोकसभा में निर्वाचित सांसद कितने होते हैं? 543। और राज्यसभा में निर्वाचित सांसद कितने होते हैं? 233। और आप 543 और 233 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 776। यानी कि यदि आप x को 776 से 776 से डिवाइड कर दें तो आपको एक सांसद के वोट का मूल्य पता चल जाएगा, एक निर्वाचित सांसद के वोट का मूल्य पता चल जाएगा। यानी कि x बटे 776 क्या है? एक निर्वाचित सांसद के वोट का मूल्य। अब फ्रेंड्स, अब मान के चलिए यदि आपको दो सांसदों के वोट का मूल्य निकालना है तो आप क्या करेंगे? इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आपको 5 निर्वाचित सांसदों के वोट का मूल्य निकालना है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार यदि आपको 10 सांसदों के वोट का मूल्य निकालना है तो आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए यदि आपको 100 सांसदों के वोट का मूल्य निकालना है तो आप इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार यदि आपको 500 निर्वाचित सांसदों के वोट का मूल्य निकालना है तो आप इसे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बिल्कुल उसी प्रकार यदि आपको 776 सांसदों के वोट का मूल्य निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप इस नंबर को 776 से डिवाइड करेंगे। ओके, और 776 क्या है? निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या। ओके, और ये क्या है? ओके, सो फ्रेंड्स, x बटे 776 क्या है? एक सांसद के वोट का मूल्य। ओके, और निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 776। तो जब आप एक सांसद के वोट के मूल्य से निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जितने भी निर्वाचित सांसद हैं, निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या के वोट का मूल्य, यानी कि जितने भी निर्वाचित सांसद हैं उन सभी सांसदों के वोट का मूल्य क्या है? निर्वाचित सांसद की कुल संख्या के वोट का मूल्य पता चल जाएगा। ओके, सो x बटे 776 मल्टीप्लाइड बाय 776 क्या है? निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या की वोट का मूल्य। ओके, यानी कि ये पूरे संसद के वोट का मूल्य है। ओके, सो निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या के वोट का मूल्य क्या है? पूरे संसद के वोट का मूल्य है। यानी कि x डिवाइडेड बाय 776 मल्टीप्लाइड बाय 776 तो आपको क्या मिल जाएगा? पूरे संसद का वोट का मूल्य। तो यहां पर 776 से 776 कट जाएगा। ओके, सो ये 776 से ये वाला 776 कट गया तो क्या बचेगा? केवल x। ओके, तो x क्या है? x पूरे संसद के वोट का मूल्य है। और फ्रेंड्स, x क्या था? x सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के वोट का मूल्य भी है। तो x पूरे संसद के वोट का मूल्य भी है और x सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों का वोट का मूल्य है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि सभी निर्वाचित सांसदों के वोट का कुल मूल्य बराबर है सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के वोट के कुल मूल्य के। ओके, सभी निर्वाचित सांसदों के वोट का कुल मूल्य बराबर है सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के वोट के कुल मूल्य के। यानी कि वोट वैल्यू ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इक्वल टू वोट वैल्यू ऑफ ऑल द इलेक्टेड MLAs ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, यानी कि जितने भी निर्वाचित सांसद हैं उन सांसदों का जो वोट का मूल्य है वो सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के वोट के कुल मूल्य के बराबर है। ओके, ये किसकी वोट वैल्यू है? ये संसद की वोट वैल्यू है, ये पार्लियामेंट की वोट वैल्यू है। और एक किसके वोट का मूल्य है? ये सभी राज्यों की वोट वैल्यू है, ये सभी राज्यों के वोट का मूल्य है। तो जितनी संसद की वोट वैल्यू है उतनी ही सभी राज्यों की वोट वैल्यू है। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना संसद का महत्व है उतना ही सभी राज्यों का महत्व है। तो ये वो बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक हाथ पर संसद का
महत्व और एक हाथ पर सभी राज्यों का महत्व बराबर होता है। जितना महत्व राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद का होता है उतना ही सभी राज्यों का होता है। तो अब मैं आशा करता हूं कि अब ये बात सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या फिर एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। तो एकल संक्रमणीय मत को समझाने के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको एक डेमो के लिए बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र दिखा रहा हूँ। अब एक्चुअल बैलेट पेपर इससे डिफरेंट होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर डेमो के लिए एक बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र दिखाया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मान के चलिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक बैलेट पेपर है यानी कि मतपत्र है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में 4 कैंडिडेट्स ने यानी कि 4 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया है और इन कैंडिडेट्स के नाम हैं कैंडिडेट ए, प्रत्याशी बी, प्रत्याशी सी और प्रत्याशी डी, यानी कि 4 प्रत्याशी हैं ए बी सी डी, इन्होंने हिस्सा लिया है। और ये एक बैलेट पेपर है यानी कि मतपत्र है और इस मतपत्र को, इस बैलेट पेपर को एक वोटर के द्वारा यानी कि एक विधायक या एक सांसद के द्वारा, क्यों वोटर कौन होते हैं, वोट देने वाले कौन होते हैं, मतदाता कौन होते हैं, या तो सांसद होता है या विधायक, तो इस बैलेट पेपर को, इस मतपत्र को एक मतदाता के द्वारा भरा जाना है। अब फ्रेंड्स, एकल संक्रमणीय मत या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की सबसे पहली खास बात ये होती है कि यहाँ जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी खड़े होते हैं, एक वोटर यानी कि एक मतदाता उतनी ही प्रेफरेंसेस भर सकता है यानी कि उतनी ही वरीयताएं भर सकता है। जैसे कि मान के चलिए ये जो बैलेट पेपर है, ये जो मतपत्र है, ये एक मतदाता के द्वारा भरा गया। तो इस मतदाता ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ए को चुना यानी कि इसने पहली वरीयता ए को दी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस या पहली वरीयता का मतलब है कि यह मतदाता चाहता है कि ए जो है वो उसका सबसे फेवरेट कैंडिडेट है, सबसे पसंदीदा प्रत्याशी है, यानी कि यह मतदाता चाहता है कि ए को राष्ट्रपति बनाया जाए। इसकी सबसे पहली इच्छा ये है कि ए को राष्ट्रपति बनाया जाए। ओके, लेकिन इस वोटर ने, इस मतदाता ने सेकंड प्रेफरेंस यानी कि दूसरी वरीयता डी को दी। तो इस बात का ये मतलब है कि इस मतदाता की दूसरी पसंद डी है, यानी कि ये कहना चाहता है कि यदि ए को राष्ट्रपति नहीं भी बनाया गया तो मैं डी के साथ भी संतुष्ट हो जाऊंगा, यानी कि तो डी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, डी मेरी दूसरी पसंद है, मुझे डी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इस मतदाता ने तीसरी प्रेफरेंस किसे दी है, बी को, यानी कि यदि डी भी नहीं बना तो बी को बना दो। और इसने चौथी प्रेफरेंस किसको दी है, सी को, यानी कि सी इसका चौथे नंबर का पसंदीदा कैंडिडेट है, यानी कि यदि कोई भी नहीं बनता है तो सी भी चलेगा, सी को बना दो। तो इस बात का ये मतलब है कि एकल संक्रमणीय मत में जितने कैंडिडेट्स होते हैं, जितने प्रत्याशी होते हैं, उतनी ही प्रेफरेंसेस भरी जा सकती हैं, यानी कि उतनी ही वरीयताएं या फिर पसंद भरी जा सकती हैं कि ये मेरी पहली पसंद है, ये मेरी दूसरी पसंद है, ये मेरी तीसरी पसंद है, और ये मेरी तीसरी पसंद है, और ये मेरी चौथी पसंद है। ओके, अब फ्रेंड्स, मतदाता यदि चाहे तो वो तीसरी पसंद ना भरे, चौथी पसंद ना भरे, वो चाहे तो केवल 2 पसंद ही भरे, लेकिन यदि वो चाहे तो वो सारी की सारी पसंद भर सकता है। अब देखिए गिनती कैसे होती है, चुनाव आगे कैसे बढ़ता है। तो मान के चलिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग है यानी कि गिनती का जो पहला चरण है, अब मान के चलिए फ्रेंड्स कि उस चुनाव में कुल 10,000 लोगों ने वोट दिया, यानी कि उस चुनाव में कुल 10,000 वोट दिए गए। ओके, अब फ्रेंड्स 3800 लोगों ने यानी कि 3,800 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस ए को दी, यानी कि 3,800 लोगों की पहली पसंद ए था, 2,900 लोगों की पहली पसंद बी था, 1,200 लोगों की पहली पसंद सी था, और 2,100 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस डी को दी। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग होता है यानी कि गिनती का जो पहला चरण होता है, उसमें सभी वोटर्स की, सभी मतदाताओं की सिर्फ और सिर्फ पहली पसंद देखी जाती है, यानी कि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस या फिर उनका फर्स्ट वरीयता, उनकी पहली वरीयता, पहली पसंद या फर्स्ट प्रेफरेंस देखी जाती है। तो 3800 लोगों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, 2,900 लोगों ने बी को पहली वरीयता दी, 1,200 लोगों ने सी को पहली वरीयता दी, और 2,100 लोगों की पहली पसंद कौन था, डी था। अब फ्रेंड्स, यहाँ जीतने के लिए कोटा होता है 50% से ज़्यादा, यानी कि जिस भी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट मिलेंगे, 50% प्लस 1 वोट मिलेंगे, वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो यहाँ कुल वोट कितने डले,
10,000 वोट डले, तो 10,000 का 50% कितना होगा? 5,000, और 5,000 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,001। क्यों? क्योंकि हमको 50% से अधिक चाहिए। तो यदि किसी भी कैंडिडेट को 5,001 या उससे अधिक वोट मिलेंगे तो वह कैंडिडेट राष्ट्रपति बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चीज़ की जांच करेंगे कि क्या किसी कैंडिडेट को 5,001 या उससे अधिक वोट मिले हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं किसी को भी इतने वोट नहीं मिले। तो अब हम इस बात की जांच करेंगे कि किस कैंडिडेट को, किस प्रत्याशी को सबसे कम मत मिले हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सी को सबसे कम वोट दिए गए हैं, तो अब हम सी को चुनाव से एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि चुनाव से बाहर कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जो ये 1200 लोग हैं, इन लोगों का वोट वेस्ट नहीं जाएगा, यानी कि इन 1200 लोगों ने जो मत दिया है वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो बर्बाद नहीं जाएगा। ओके, सो इन 1200 लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस सी था। ओके, सो अब शुरू होगी सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग, यानी कि गिनती का दूसरा चरण। और गिनती के दूसरे चरण में इन 1200 लोगों के जो वोट हैं, ओके, उनकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, उनकी दूसरी वरीयता देखी जाएगी, और उन वोटों को ए, बी और डी में बांट दिया जाएगा। तो कैसे ये सिस्टम चलेगा, आइए आगे देखते हैं। ओके, सो हमने देखा कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग था या गिनती का पहला चरण था, उसमें ए को 3800 वोट मिले, बी को 2900 और डी को 2100 वोट मिले, यानी कि 3800 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस ए को दी, 2900 लोगों की पहली पसंद बी था और 2100 लोगों की पहली पसंद डी था, और सी चुनाव से बाहर हो गया। और ये जो 1200 लोग थे, ये जो कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, ये जो 1200 लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सी को पहली प्रेफरेंस दी थी, यानी कि इनकी पहली पसंद सी था। ओके, अब हम यहाँ पर इन सभी लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे, यानी कि दूसरी पसंद देखेंगे। तो ऐसे सभी वोटर्स की, मतदाताओं की दूसरी प्रेफरेंस देखी जाएगी, दूसरी पसंद देखी जाएगी जिनकी पहली पसंद सी था। क्यों? क्योंकि सी तो अब चुनाव से बाहर हो चुका है। तो मान के चलिए उन 1200 लोगों में से 800 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस यानी कि दूसरी पसंद ए को दी, 200 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस बी को दिया और 200 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस डी को दिया। अब हम क्या करेंगे, इन 800 वोट को इन 3800 में जोड़ देंगे, 200 को 2900 में जोड़ देंगे और 200 को 2100 में जोड़ देंगे। तो अब रिजल्ट आया कि 4600 वोट ए को मिले, 3100 वोट बी को मिले और 2300 वोट डी को मिले। ओके, अब हम दोबारा क्या चेक करेंगे कि क्या किसी को 5000 या एक या उससे अधिक वोट मिले, तो नहीं। तो अब हम ये देखेंगे कि सबसे कम वोट किसे मिले, तो डेफिनेटली यहाँ सबसे कम वोट डी को मिले हैं, तो अब हम डी को चुनाव से बाहर कर देंगे, यानी कि डी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, और अब जितने भी वोट डी के पास हैं, यानी कि जिन लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था और जिनने डी को सेकंड प्रेफरेंस दिया था, इन लोगों के वोट ए और बी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत, यानी कि वोट एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ओके, सो अब सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग खत्म हो चुका है, अब स्टार्ट होगा थर्ड राउंड ऑफ काउंटिंग, यानी कि गिनती का तीसरा क्रम। ओके, सो अब थर्ड राउंड ऑफ काउंटिंग में क्या होगा कि देखिए, ये जो 2100 लोग हैं, इन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, यानी कि डी इनकी पहली पसंद था। तो अब देखा जाएगा कि इन 2100 लोगों की दूसरी पसंद या सेकंड प्रेफरेंस कौन है। तो इन 2100 लोगों में से 1000 लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दी, यानी कि ए उनकी दूसरी पसंद था, और 1100 लोगों ने बी को सेकंड प्रेफरेंस दी, यानी कि बी उनकी दूसरी पसंद था। अब ये जो 200 लोग हैं, इनकी सेकंड प्रेफरेंस यानी कि दूसरी पसंद डी था, तो अब हम इनकी तीसरी पसंद देखेंगे। तो इन 200 लोगों की, इन 200 में से 100 लोगों की थर्ड प्रेफरेंस ए था, यानी कि तीसरी पसंद ए था, और इन 200 में से 100 लोगों की तीसरी पसंद बी था। ओके, सो अब गिनती के तीसरे चरण में, यानी कि थर्ड राउंड ऑफ काउंटिंग में, ये जो वोट्स हैं वो ए को मिल जाए, ये 1000 वोट्स और ये 100 वोट्स ये ए को मिल जाएंगे, और ये 1100 वोट्स और ये 100 वोट्स बी को मिल जाएंगे, और इनको हम बी में जोड़ देंगे, यानी कि ए के वोट कितने हो जाएंगे, 3800 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 100, और यानी कि 4600 प्लस 1000 प्लस 100, और बी के वोट कितने हो जाएंगे, 3100 प्लस 1100 प्लस 100। तो आइए देखते हैं क्या होता है गिनती के तीसरे चरण में, थर्ड राउंड ऑफ काउंटिंग में। सो ए को कितने मिले, 4600 प्लस 1000 प्लस 100, यानी कि ए को मिले 5700 वोट्स, और बी को कितने मिले, 2900 प्लस 1100 प्लस 100, यानी कि 4300 वोट्स। अब हम क्या करेंगे, फिर से पुराना वाला काम करेंगे, यानी ये देखेंगे कि क्या ऐसा कोई प्रत्याशी है जिसको 5001 या उससे अधिक वोट मिले हों। सो डेफिनेटली यहाँ पर ए जो है, ए को 5001 से अधिक वोट मिले हैं। क्यों? क्योंकि ए को 5700 वोट्स मिले हैं, जो कि 5001 से अधिक है।
सो डेफिनेटली जो बी है वो अब चुनाव से बाहर हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। और विजेता कौन है, विनर कौन है, ए। ओके, सो ए को 5700 वोट्स मिले और 5700 वोट्स के साथ ए चुनाव जीत गया। क्यों? क्योंकि 5700 वोट्स 50% से अधिक हैं। ओके, सो ए फाइनली चुनाव जीत गया। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब जो एक्चुअल प्रोसेस है वो इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो समझाने के लिए मैंने इस प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया था ताकि आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकें, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो समझाने के लिए मैंने इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ सकें। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नोट्स की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सो आप लोग डिस्क्रिप्शन से वीडियो को डाउनलोड कर लें। नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सो आप लोग डिस्क्रिप्शन से नोट्स को डाउनलोड कर लें, या फिर आप लोग मेरे ब्लॉग prashantdarsias.blogspot.com से भी नोट्स को सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो यदि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें। और आपकी नज़रों में जितने भी लोग यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ इस चैनल को शेयर करें। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।